नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कि बीपीएससी के द्वारा अब तक जितने भी परीक्षाएं ली गई हैं उन परीक्षाओं में जनरल साइंस में बायोलॉजी से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीव विज्ञान के जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन्हें टॉपिक वाइज यहाँ पे अरेंज किया गया है। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में यहाँ पे इन सब प्रश्नों को देख लिया था। जैसे यहाँ पे कोशिका से क्या क्या प्रश्न आए थे, कंकाल और पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, और यहाँ पे पोषण है। उसके बाद मानव रोग भी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव रोग के जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सब का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको इसमें कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 9th नंबर पे दिख रहे हैं कि जैव विकास, हमारा जो अगला टॉपिक बचा हुआ था वो जैव विकास है। और जैव विकास से क्या क्या प्रश्न अब तक बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है इसको हम लोग इसमें देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक किसने लिखी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। लिनियस ने नहीं लिखी है, मेंडल ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। दोस्तों आइए यहाँ पे हम कुछ और बात कर लेते हैं। ये जो लिनियस महोदय हैं इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी, जिसको हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है, उसका सही आंसर क्या होगा। तो द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो उत्परिवर्तन होता है, जिसको आप इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन ही क्या है? जीवों में विविधता का मुख्य कारण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। दोस्तों ये जो कथन है यह कथन वान हेलमांट का है। किसका है? वान हेलमांट ने ये कथन दिया है, इसको सत्यापित भी किया है कि जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है। तो ध्यान रखना है आपको। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई वह जल में हुई थी। और आपको बता दें कि सबसे पहला जीव क्या था आपका? तो सबसे पहले पृथ्वी पर जीवाणुओं का उत्पत्ति हुआ, जीवाणु। उसके बाद आपके नीलहरी शैवाल की उत्पत्ति हुई, और नीलहरी शैवाल के बाद ऑक्सीजन का प्रादुर्भाव हुआ हमारे वायुमंडल में। उसके बाद अन्य जीवों का विकास हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर प्रथम जीव पूछे तो आपका जीवाणु हो जाएगा। अगर प्रथम वर्ग पूछे, अगर हम मतलब जीवाणु तो सूक्ष्म जीव है, अगर हम बड़े जीव में बात करें तो मत्स्य वर्ग पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे, मत्स्य वर्ग। ठीक है, समुद्रों में। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्रथम जीव, तो जीवाणु हो जाएगा, और इसकी उत्पत्ति हुई थी जल में। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। दोस्तों, हमारा जो पूर्वज है, हमारा जो आधुनिक मनुष्य को हम लोग क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। तो होमो सेपियंस आधुनिक मनुष्य है, और इसका जो पूर्वज है वह है क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रो मैग्नन मनुष्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, और आपका प्राकृतिक वर्ण। दोस्तों, विकास का जो मुख्य कारण है वह है आपका प्राकृतिक वर्ण, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। और ये डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन ने इसको दिया था। तो ध्यान रखना है दोस्तों, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो डार्विन महोदय ने इसको दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। यही विकास का मुख्य कारण है, चार्ल्स डार्विन ने इसको साबित किया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सेम वही प्रश्न पूछा गया है, उसी प्रकार का प्रश्न है कि विकास का कारण क्या है। तो विकास का कारण क्या है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो विकास का कारण है यहाँ पे पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन विकास का कारण है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। तो जो दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी। और फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रेस्टस को, और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं अरस्तु को ही। तो ध्यान रखना है दोस्तों, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे आनुवांशिकता से। तो दोस्तों यहाँ पे आनुवांशिकता से देखते हैं क्या प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की। तो दोस्तों डीएनए की जो खोज है
देखिए यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज होता है, ये प्रश्न बच्चों को कंफ्यूज करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीएनए की खोज पूछा गया तो यहाँ पे हो जाएगा जोहानसन, ठीक है। और यहाँ पे जेम्स वाटसन और क्रिक की बात करें तो इन लोगों ने डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है उसको दिया था। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इस प्रकार से, इसको बताया था किसने? इसको बताया था आपका वाटसन एवं क्रिक ने। लेकिन यहाँ पे डीएनए की खोज पूछा गया है तो यहाँ पे जोहानसन हो जाएगा, ठीक है। कहीं कि वाटसन क्रिक भी इसका आंसर सही कराता है, लेकिन वो गलत है। डीएनए की खोज जोहानसन ने किया था, लेकिन वाटसन क्रिक ने डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है उसका आकार इस प्रकार से होता है, इसको बताया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो जेनेटिक्स होता है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो यह अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों मेंडल ने मटर के पौधों में अनुवांशिकता की खोज किया था और अपने प्रयोग में इन्होंने साबित किया था कि अनुवांशिकता का जो गुण होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक जनन पर आधारित है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जीन के सम्मिश्रण से। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, और ये सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि ये सभी सही हैं। क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के सम्मिश्रण से भी, और यहाँ पे क्या दिया गया है, और जीन के सम्मिश्रण से भी अनुवांशिक विचरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ग्रेगर जोहान मेंडल, जो कि एक चर्च के एक पादरी थे, इन्होंने मटर के पौधों में अनुवांशिकता की खोज की थी, तो इसलिए इनको हम अनुवांशिकता के जन्मदाता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अन्य कुछ प्रश्न लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो यहाँ पे 4 मवेशी के नाम दिए गए हैं, उनकी नस्ल का नाम दिया गया है और बताना है कि कौन सा राजस्थान का नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थारपारकर एक गाय की एक नस्ल है। किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है, ध्यान रखना है आपको। थारपारकर एक गाय की नस्ल होती है जो कि हरियाणा में, राजस्थान की एक नस्ल होती है, ठीक है। ये राजस्थान की है। राठी भी राजस्थान की ही गाय की नस्ल है, मेवाती भी राजस्थान की ही गाय की नस्ल है। लेकिन यहाँ पे जो हल्लीकर है, तो हल्लीकर भी एक गाय की नस्ल है जो कि कर्नाटक की है। कहाँ की है? कर्नाटक की है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये चारों जो दिया गया है, थारपारकर, राठी, मेवाती और हल्लीकर, ये चारों ही गाय की ही नस्लें हैं, लेकिन इनमें से हल्लीकर जो है यह कर्नाटक में पाई जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सी मवेशी की नस्ल राजस्थान की नहीं है। बाकी तीनों राजस्थान की गाय की नस्लें हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंगोरा ऊन काफ़ी एक फेमस ऊन है, अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है। तो यह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे होता है? तो खरगोश से यह प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे देखिए, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह आपका होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्स में नियरेस्ट वैल्यू यही है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि 98.4 नॉट 6, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एग्जैक्ट होता है, ठीक है। लगभग में यहाँ पे 98.6 भी माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा भी या अन्य एग्जाम में भी, कि शरीर का जो तापमान होता है उसे कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो हाइपोथैलेमस शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा गया है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। दोस्तों जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं, हैबिटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबिटेंट, यानी कि आवास कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है कि मानव शरीर में होता है। दोस्तों मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो लगभग 70% जल होता है मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद पूछा गया है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, फिर से वही प्रश्न है कि शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो विटामिन ए का भंडारण होता है वह हमारे लीवर में यानी कि यकृत में होता है। और आपको बता दूं कि जो हमारे लीवर में जो भंडारण होता है विटामिन ए का, इसके अलावा ग्लूकोज का भी भंडारण आपके लीवर में ही होता है। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले कि मानव शरीर में ग्लूकोज का संचय कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है, ग्लाइकोजीन के रूप में होता है। और उसी प्रकार से विटामिन ए का भी संचय लीवर में ही होता है। तो लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो दोस्तों सबसे छोटा जीव क्या है, तो हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। दोस्तों सबसे छोटा जीव तो आपका जीवाणु है, और जीवाणु में भी क्या है, सबसे छोटा जीवाणु होता है माइकोप्लाज्मा गैलिसोप्टिकम, जो कि निमोनिया कारक जीवाणु है। तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे छोटा जीव कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है, जो कि स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। विषाणु यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि विषाणु स्वयं विकास नहीं करता है। विषाणु सजीवों के संपर्क में आने पर ही विकास या प्रजनन कर सकता है, लेकिन स्वयं नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटी कोशिका भी इसी की होती है, और यह स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि कीट संवर्धन क्या है। तो संवर्धन क्या होता है, किसी भी चीज़ की वृद्धि करने को ही संवर्धन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो कीट संवर्धन क्या है, तो निश्चित रूप से यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे 11 नंबर, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ध्यान देना है दोस्तों, सही सुमेलित है वो बताना है। ठीक है, आइए यहाँ पे ऑप्शन पे नज़र मारते हैं क्या क्या दिया गया ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए रहा आपके सामने। ठीक है, आइए ए रहा ऑप्शन आपके सामने, आपको सही सुमेलित है बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि उत्पादक, और दिया गया हरिण, ये आपका हिरन है। ठीक है ना, हिरन है आपका, तो उत्पादक हिरन है। ये गलत है आपका दोस्तों, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, उत्पादक क्या होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें उत्पादक बोलते हैं। तो हिरन तो नहीं होगा, हिरन चूंकि शाकाहारी जीव है, और शाकाहारी जीव क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये गलत हो गया आपका, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। दोस्तों तेंदुआ एक प्रकार से मांसाहारी जानवर है, तो तेंदुआ प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं। और घास गौड़ उपभोक्ता यहाँ पे नहीं, ये भी गलत है। घास उत्पादक में आता है, हरे पेड़ पौधों में आता है, प्लांट्स है तो प्लांट्स उत्पादक में आते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया है अपघटक यानी कि जीवाणु यानी डिकम्पोजर होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित है। तो जीवाणु क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ये आपका सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। दोस्तों ग्रंथि पूछा गया है कि जो जोड़े के रूप में डबल रूप में रहता है, तो ये आपका हो जाएगा अधिवृक्क। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, जो हमारे किडनी के ऊपर में होता है। ठीक है, तो यह डबल होता है, चूंकि हमारी किडनी भी क्या है, हमारी किडनी भी आपकी क्या है, दो होती है। तो इसी के ऊपर आपका एड्रिनल ग्रंथि होता है, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जहाँ से क्या बोलते हैं, इमरजेंसी का हार्मोन निकलता है और एड्रेनलिन हार्मोन भी वहाँ से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जो डबल ग्रंथि है, जो जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। दोस्तों इसके अलावा हमारी जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है वो भी दो होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। दोस्तों मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए, किसके लिए, जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे तेल और डीडीटी होगा नहीं, यहाँ पर गैम्बूसिया, क्योंकि डीडीटी तो रसायन है, यहाँ पे जैविक पूछा गया है। ठीक है, तो गैम्बूसिया एक प्रकार की मछली होती है। क्या होती है, गैम्बूसिया एक प्रकार की मछली होती है जो कि मच्छरों को खाती है, इसलिए मच्छरों के नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया का इस्तेमाल किया जाता है। जो गैम्बूसिया मछली होती है, ये मच्छरों को अपना भोजन के रूप में उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है, इसलिए मच्छरों का इससे क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गैम्बूसिया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होगा। दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्नों में बात किया कि
फ़ारेनहाइट स्केल में मानव शरीर का तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस में होता है? फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया आपसे कि सेल्सियस स्केल में कितना होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सेल्सियस स्केल में मानव शरीर का तापमान जो होता है वह होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36.9 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। लगभग में इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू है 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो अवशेषी अंग मानव शरीर में वैसे अंग होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, जो बेकार के होते हैं, उनका हमारा कोई इस्तेमाल नहीं होता है। अगर उनको वे अंग ना भी रहें तो भी हमें कोई समस्या नहीं हो सकती है। वैसे अंगों को अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे कि आपका अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स भी क्या है? एक अवशेषी अंग है। हमारे जो पूर्वज थे, जैसे आप जानते हैं कि हमारा विकास बंदरों से हुआ है, आदिमानव से हुआ है। तो जब हमारे पूर्वज जब बंदर थे तो उस समय इन अंगों का इस्तेमाल था, लेकिन जैसे जैसे हमारा क्रमिक विकास हुआ, बंदरों से हम एक होमोसेपियंस, एक विकसित मानव के रूप में हमारा विकास हुआ, तो ये जो अंग है इनका इस्तेमाल कम होते गया और ये अंग अपने साइज में छोटे होते गए, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में अभी ये उपस्थित हैं। तो इनको हम बोलते हैं अवशेषी अंग। तो हमारे जो कान की जो ये कर्ण पल्लव हैं, तो ये भी हमारे क्या है? अवशेषी अंग है। हमारे छोटी आंत और जो बड़ी आंत, वहाँ पे एक आपका आहार नाल में क्या होता है? एक अपेंडिक्स होता है, वो भी हमारा एक अवशेषी अंग है। जो कभी कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके इसको काट के निकाल देते हैं बाहर, उसमें दर्द होने लगता है। तो अपेंडिक्स भी क्या? अवशेषी अंग है। हमारे जो कर्णपाली की जो पेशियाँ हैं वे भी क्या है? अवशेषी अंग है। और ये निकटेटिंग पर्दा भी ये अवशेषी अंग है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन सी में समान चपटे दांत कृंतक, यानी जो इंसाइजर हमारे हैं वे हमारे अवशेषी अंग नहीं है। ध्यान रखना है। कैनाइन, अगर यहाँ पे कहता कैनाइन कहता तो कैनाइन एक अवशेषी अंग है। जो दांत हमारा होता है कैनाइन, वे अवशेषी अंग हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंसाइजर है, जिन्हें कृंतक बोलते हैं, जो कुतरने के काम में आता है, यह अवशेषी अंग नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा गया है कि मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, चपटे दांत कृंतक जो है वे अवशेषी अंग नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन दिया गया है वे अवशेषी अंग है। ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? दोस्तों जो निषेचन होता है वह होता है अंडवाहिनी में। क्या होता है? अंडवाहिनी में होता है। निषेचन क्या होता है? इसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यह जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, उससे जाइगोट बनता है, फिर उससे भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलन है, जो फ्यूजन है, वह होता है अंडवाहिनी में। उसी को बोलते हैं निषेचन। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? तो जल से बाहर निकाले मछलियाँ श्वास नहीं ले पाती हैं, इसलिए मर जाती हैं, क्योंकि उनमें जो गलफड़े होते हैं वे उनसे सांस लेते हैं, लेकिन बाहर निकालने पे वे सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए वे मर जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास ही कहेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी हैं या फिर चींटी भी हैं, ये एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। ठीक है, गंध से पहचानते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना जो भारतीय एक वैज्ञानिक थे, इनको जीन के संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार के लिए नवाजा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जीन के संश्लेषण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक थे। इसके बाद पूछा गया है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन देखिए, यहाँ पे डॉल्फिन जो होते हैं वे एक प्रकार के स्तनधारी जीव होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्तनी में डॉल्फिन क्या होते हैं? तो स्तनधारी होते हैं। और व्हेल भी क्या होता है? तो व्हेल भी स्तनधारी होता है, डॉल्फिन भी स्तनधारी होता है। ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि, जो गले में हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, उससे थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? दोस्तों फिर से देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने
वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? दोस्तों हमारी जो थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं उनको उत्तेजित करने के लिए हमारा जो पीयूष ग्रंथि होता है जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है TSH हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो यह निकलता है जो कि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TSH हार्मोन, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, यानी कि हम जब मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो घास या जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो घास या जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं उत्पादक। वे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उत्पादक हो गए। उसके बाद होते हैं उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। शाकाहारी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और जो शाकाहारियों को जो खाते हैं यानी मांसाहारी होते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मांस खाते हैं यानी कि हम मांसाहारी हैं तो क्या हो जाएंगे? हम लोग द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम मांस खाते हैं तो हम क्या हैं? द्वितीय उपभोक्ता हैं। अगर हम शाकाहारी हैं, अगर हम शाकाहारी भोजन खाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? हम प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या पूछा गया है कि पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है? पित्त मतलब वही बाइल जूस है, पित्त रस। तो पित्त का उत्सर्जन होता है लीवर से, यानी कि यकृत से होता है। यकृत से पित्त का उत्सर्जन होता है और यह पित्त कहाँ होता है? तो पित्त की थैली में जाके जमा होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? गैल ब्लैडर बोलते हैं। तो पित्त का उत्सर्जन यकृत से होता है और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त की थैली में जमा होता है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विशाल जीवित स्तनपायी है, तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा नीली व्हेल। नीली व्हेल सबसे विशाल स्तनधारी जीवित प्राणी है, नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। आइए, अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, यानी कि बॉटनी के प्रश्न है जो कि पादप वर्ग से आते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बहुत पूछा जाता है। तो जो लौंग एक मसाला होता है पुष्प कली यानी कि फूल की कली से प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसके बाद पूछा गया है कि पौधों में पानी पहुँचाया जाता है। दोस्तों पौधों में जो पानी यानी कि जल होता है वह जाइलम के द्वारा पहुँचाया जाता है, ठीक है। जल हो या फिर आपके मिनरल्स या खनिज लवण हो, ठीक है। तो खनिज लवण हो या फिर जल हो, इनका जो संवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वह जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फ्लोएम के द्वारा फूड यानी कि भोजन का परिवहन होता है पेड़ पौधों में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कार्बनिक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें उर्वरकों, शाकनाशियों तथा पीड़कनाशियों के रूपों में रसायनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है, तो यहाँ पर रसायन का प्रयोग अधिकतम नहीं किया जाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि कार्बनिक खादों, पुनःचक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बनिक कृषि क्या होता है? तो ऐसी कृषि प्रणाली होती है जिसमें कार्बनिक खादों का पुनर्चक्रित, फार्म अपशिष्टों का, रिसाइकल जो वेस्ट होते हैं उनका, और जैव कारकों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में संवहनी पौधों को चुनिए। तो संवहनी पौधे मतलब कि वेस्क्यूलर प्लांट्स जिनमें संवहन ऊतक, जिसको क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम उपस्थित हो। जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो ये पेड़ पौधों में संवहन ऊतक है। तो जिनमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित होता है उसे संवहनी पौधे बोलेंगे। यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखते हैं तो काई, लिवरवर्ट और हार्नवर्ट, ये जो तीनों है, ये तीनों ही, इन तीनों में संवहन ऊतक नहीं होता है। तीनों ही थैलोफाइटा समूह के पौधे हैं। लेकिन अगर फर्न की बात करें तो फर्न टेरिडोफाइटा समूह का एक पौधा है और फर्न में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है और निश्चित रूप से फर्न एक संवहनी पौधा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है? दोस्तों यहाँ आप देखिए, माइकोरिजिन फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थुरिजिएनिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं ऑप्शन में, ये एक प्रकार से जैविक उर्वरक का काम करते हैं। जो नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसके अलावा
माइकोराइजल फंगी भी है और भी इसमें होते हैं। ये सभी एक उर्वरक का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, खाद्य सामग्री का संग्रह की अगर बात करें तो जो अदरक है, तो अदरक एक प्रकार का क्या है, तो तना का रूपांतरण है। अदरक क्या है, तो अदरक में खाने वाला भाग तना होता है। और हम मूली, गाजर और चुकंदर की बात करें तो इसमें क्या है, आपके जड़ें हैं। ये क्या है, रूपांतरित जड़ें हैं। मूली, गाजर और चुकंदर के जड़ों में खाद्य सामग्री संग्रह होता है। और अदरक हो या फिर हल्दी हो या फिर आलू हो, इनके तना में खाद्य सामग्री संग्रहित होता है। तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि अदरक या हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं। एक रूपांतरित तना है और मूली, गाजर क्या है, रूपांतरित जड़ें हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक सही है। ये सभी खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम में संशोधित किए हुए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। दोस्तों जो लाइकेन होता है यह शैवाल और कवक के बीच सहजीविता का उदाहरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यूचुअलिज्म, यानी कि सहजीविता। क्या हो जाएगा आपका, सहजीविता। और शैवाल और कवक की सहजीविता क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। लाइकेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न यहाँ से बनता है। यह वायु प्रदूषण का सूचक भी होता है। जहाँ पे लाइकेन का पौधा अधिक होता है वहाँ पे वायु प्रदूषण कम होता है, ऐसे आप देख सकते हैं। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, लाइकेन के पौधे से ही लिटमस पेपर बनता है या और सारी औषधियाँ भी बनती हैं। तो लाइकेन क्या है, तो शैवाल और कवक का म्यूचुअलिज्म है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों ये जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, इस चारों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ऑप्शन एक को चुना हो तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका चावल, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें चारों में ही, मक्का में भी होता है, जौ में भी होता है। तो चावल और मक्का में कार्बोहाइड्रेट की संख्या मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें से आंसर ऑप्शन नंबर सी या डी हो सकता है, या फिर ऑप्शन ई भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि विवादित प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से प्रतिजैविक औषधि हैं। दोस्तों यहाँ पे एस्पिरिन, सल्फा, गुआनिन, क्विनिन, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी प्रतिजैविक औषधि हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, एस्पिरिन भी है और आपका सल्फागुआनिन भी प्रतिजैविक है, क्विनिन भी है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक सही है और ये सभी प्रतिजैविक औषधि हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पादप कली है। पादप कली है, तो पादप कली क्या होता है, या तना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है कि भ्रूणीय टहनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पादप कली क्या है, तो यह भ्रूणीय टहनी है। टहनी होती है जहाँ पे वह उसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पादप कली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पादप कली क्या है, तो एक भ्रूणीय टहनी है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसको हमने डिस्कस कर चुका है पहले। लौंग जो होता है एक मसाला होता है, या पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह पुष्पकली यानी शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूछा गया है कि पौधे के कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। देखिए, तो पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो यह करता है पत्ती यानी कि पर्ण। पर्ण मतलब पत्ती यानी कि लीफ हो जाएगा। तो पत्तियां जो होती हैं वह फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करती हैं। इसके बाद पूछा गया है कि कीटभक्षी पौधा है। क्या पूछा गया है कि कीटभक्षी यानी कि मांसाहारी पौधा भी कहते हैं, वैसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। तो कीटभक्षी पौधे क्या है भाई, तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं इन्हें मांसाहारी पौधे भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन की कमी वाले जमीन में उगते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी वाली जो जमीन होती है, भूमि होती है, उस भूमि में ये उगते हैं और एक कीटों का भक्षण करते हैं। और हम कीटभक्षी पौधों का एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका घटपर्णी। क्या हो जाएगा आपका, घटपर्णी, जिसको आप पीचर प्लांट भी कहते हैं, पीचर प्लांट। ठीक है, इसके अलावा नेपेंथिस है, नेपेंथिस है। तो ये सभी घटपर्णी, पीचर प्लांट, नेपेंथिस, ये सभी कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है। इसके अलावा ड्रोसम भी कीटभक्षी पौधा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ड्रोसम क्या है, तो ड्रोसम
आपका एक कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी गुलाब, नागफनी, अमरबेल कीटभक्षी पौधे नहीं हैं, ड्रोसम कीटभक्षी पौधा है। इसके अलावा घटपर्णी को ध्यान रखना है, पिचर प्लांट ध्यान रखना है, और भी एक दो हैं, नेपेंथिस है, उसको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एलुनीन किससे प्राप्त होता है? तो एलुनीन जो प्राप्त होता है वह डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। अब ये डहेलिया क्या है? तो डहेलिया सूरजमुखी कुल का एक पौधा है, सूरजमुखी की तरह ये होता है, आपने सूरजमुखी का पौधा देखा होगा। तो सूरजमुखी की तरह ही एक डहेलिया का एक पौधा होता है जिसकी जड़ों से एलुनीन प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो आपका वो सिकोवा हो जाएगा। सिकोवा को ही रेडवुड भी कहते हैं, रेडवुड, जो कि सबसे लंबा और सबसे बड़ा पौधा होता है सिकोया यानी कि रेडवुड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, तना को काट कर हम उसका खेती करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो केला आम नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना की खेती आपने देखा होगा। तो गन्ने को काट कर क्या किया जाता है, उससे उसकी खेती की जाती है। तो तना काट आमतौर से गन्ना के प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में गन्ना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प राप्लेसिया है, और छोटा आपका बुलेरिया होता है। सबसे बड़ा पूछा गया तो राप्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछा गया है कि संवहनी यानी कि वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको, जो संवहनी पौधे होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है उनको संवहनी पौधे बोलते हैं। तो संवहनी पौधों में क्या होता है कि जो पानी का यानी कि जल का जो संवहन होता है वह जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर भोजन की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू हो जाएगा, जाइलम की बात करिए तो जल हो जाएगा। ठीक है, तो जल और खनिज लवण का संवहन जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कुछ बीपीएससी के द्वारा। देखिए, तो यहाँ पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अब क्रिया क्या होती है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और प्लस में क्या लेते हैं? जल लेते हैं, और क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में हरित लवक में क्या बनाते हैं? C6H12 और O6, जिसको आप मंड या स्टार्च बोलते हैं। अब प्लस में जल भी बनता है कुछ मात्रा में, और प्लस में ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, O2। तो यहाँ पर आप देखिए, इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो CO2 का अवशोषण करते हैं, जल लेते हैं और क्या बनाते हैं? मंड बनाते हैं और क्या ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CO2 का अवशोषण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अवशोषित करते हैं पूछा गया है, तो CO2 को अवशोषित करते हैं। छोड़ते हैं पूछेगा तो O2 छोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न भी सेम वही प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो सेम वही प्रश्न है, हरे पौधे CO2 का अवशोषण करते हैं। आइए आगे चलते हैं कि कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। दोस्तों, कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण ही बढ़ाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो रही है। अगर श्वसन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन को अवशोषण होता है, ज्वालामुखी में CO2 निकलता है और कार्बनिक पदार्थों से नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि O2 कहाँ निकलेगा? तो आपका यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पूछा गया कि सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी ATP में बदलता है। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मार देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे श्वसन नहीं पूछा गया। श्वसन पूछा होता तो माइटोकॉन्ड्रिया करते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा कहाँ बदलता है ATP में? तो यह बदलता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ बदलता है? तो आप जानते हैं कि पेड़ पौधों में क्या होता है, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और वहाँ पे सौर ऊर्जा जो है आपका वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ATP के रूप में उनको ऊर्जा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर श्वसन की बात करता तो श्वसन के उपरांत माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा मिलती है, लेकिन यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात की गई है, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। कुछ और प्रश्न बचा हुआ है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
हाँ, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो किससे होता है भाई? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो देखिए ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। आप जानते हैं कि हरित लौक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। फिर पूछा गया कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम धातु होता है, Mg धातु होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल में Mg धातु होता है, मैग्नीशियम होता है। आइए आगे देखते हैं, पूछा गया है कि पौधों एवं पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसी को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो वही प्रश्न है, पौधों में पानी कैसे पहुंचता है? तो जाइलम के द्वारा पहुंचता है। पौधों में भोजन कैसे पहुंचता है? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। आइए आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ पादप हार्मोन और पादप पोषण से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों जो भी फलियां होती है उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए इनका हम सेवन करते हैं और ये काफ़ी पौष्टिक होती हैं। फलियां चाहे चना हो, मूंग हो, मूंगफली हो या कोई भी आपकी दलहन का जो फसल है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए पौष्टिक होते हैं। आइए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे उप उत्पाद पूछा गया है, न कि उत्पाद पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती कर दिया था कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। सकरा नहीं करना है, ऊर्जा भी नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है आपको O2 करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि बाई प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश की जब क्रिया होती है उसमें आप जानते हैं कि ग्लूकोज यानी कि मंड बनता है और मंड के साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन भी बनता है। तो ऑक्सीजन ही उसका बाई प्रोडक्ट है, यानी कि उप उत्पाद है। उत्पाद कहता तो सकरा होता, अगर उप उत्पाद कहा है तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो दोस्तों अधिकतम प्रोटीन किस में होता है? तो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में अधिक होता है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है। इसके बाद पूछा गया है कि पादप रोग या अन्य से कुछ प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? दोस्तों सेव, और एक होता है सेव के बाद होता है नाशपाती। क्या होता है? सेव है, नाशपाती है। तो सेव नाशपाती दोनों ही क्या है? ये असत्य फल के उदाहरण है, सच्चे फल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव एक सच्चा फल नहीं है। तो सत्य असत्य फल क्या होता है? तो वैसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है तो उनको असत्य फल कहते हैं, और जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उनको सत्य फल कहते हैं। तो सेब या नाशपाती का जो निर्माण है यह पुष्प से होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सेब का क्या खाते हैं। तो सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो मांसल पुष्पासन होता है। क्या होता है? मांसल पुष्पासन सेब का खाने योग्य भाग होता है। तो सेब एक आपका असत्य फल है, सच्चा फल नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, पुष्प से होता है। फिर पूछा गया है कि सहज प्रणाली की परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? सहज प्रणाली की परिवर्धन, ये आपको हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया ही सहज प्रणाली की परिवर्धन होता है। फिर पूछा गया है कि निकोटीन पाया जाता है। दोस्तों निकोटीन आप जानते हैं कि तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है और तंबाकू में होता है निकोटीन। आइए आगे देखते हैं, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो जो कॉफ़ी होता है या पौधों के बीजों से प्राप्त होता है। किससे होता है? पौधों के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होता है। और कॉफ़ी की दो जो किस्म है, ध्यान रखिएगा, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा ये कॉफ़ी की दो प्रमुख नस्लें हैं, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? दोस्तों गेहूं की खेती के लिए ऐसे तो 16 प्रकार के तत्व आवश्यक होते हैं। किसी फसल के लिए 16 प्रकार के तत्व आवश्यक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन कोई एक चुनना हुआ तो गेहूं की खेती के लिए हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग अधिक मात्रा में करेंगे। नाइट्रोजन, ठीक है, यूरिया में अधिक होता है, नाइट्रोजन की मात्रा का अधिक प्रयोग हम करेंगे गेहूं की खेती के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे इन सब का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आइए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या यहाँ पे है? दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न खत्म हो गया, आप आगे प्रश्न नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि अब तक बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उनमें
जनरल साइंस में जीव विज्ञान से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसका आंसर भी हमने बताया, यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। साथ में हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज उनका डिस्कशन किया है और उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी लाभकारी होगा। और इसी प्रकार से हम आगे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के प्रश्नों का भी डिस्कशन करेंगे, तो आप जुड़े रहिए। और इन प्रश्नों को डिस्कशन कर लेने के बाद से हम आपको जनरल साइंस के क्रैश कोर्स की तरह कुछ क्लास भी लेके आएंगे, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।